ग्रेजुएशन हो गई तो अब तो बस लड़की की शादी का समय आ गया। फिर मेरा मेंस तैयार ही नहीं था। अब मेरे को मेंस के सब्जेक्ट्स तैयार नहीं थे, मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था। उस वक्त 2 ऑप्शनल्स आते थे। अब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस के सेटिंग में जा रहे हैं, तो आप एक लड़की बेटी नहीं है ना। आप उस वक्त पे एक ऑफिसर के रोल में हैं। आपको सही लड़का, सही घर, सही लोग ना मिले, तो उस सिचुएशन के अंदर रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ और क्या वो डिस्ट्रैक्शन बनी कि क्या वो एक्चुअली सपोर्ट बन के रहा आपके लिए? हम ऐसी क्या चीज़ें अभी फॉलो करें ताकि वो कोर क्वालिटी हम में डेवलप हो जाए? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने हमारी नेक्स्ट गेस्ट को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हुए या मॉक इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा। आज के फिर जिद्दी ही सही के एपिसोड में जुड़ रही हैं हमारे साथ डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन एक आईएएस ऑफिसर हैं और करंटली वो काम कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। She is a role model for thousands of young girls across the country who want to be an IAS officer just like her. Thank you so much, Dr. Tanu Jain, for joining us here today. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी जो एग्जाम की तैयारी रही, बट द जर्नी आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम। और आज हमारे साथ ऑडियंस में जुड़ रही हैं लड़कियां जिन्होंने एक्चुअली अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट उस तरफ है कि वो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछेंगी। बट थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम भी जोश टॉक्स में एक यूपीएससी चैनल चलाते हैं और हमारी जो हिंदी की व्यूअरशिप है उसमें भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेगरी गवर्नमेंट प्रेपरेशन या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की है। तो हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि हम 50% स्पीकर्स जो लाएं वो हम फीमेल स्पीकर्स लाएं, बट हम उस कोशिश को जारी नहीं रख पा रहे बिकॉज ये रेशियो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पर 50% ऑफिसर्स महिलाएं हैं। तो क्या आपने अपनी जर्नी में भी कोई ऐसा बायस फील किया हो कि ये थोड़ा मेल डोमिनेटेड स्पेक्ट्रम है और जो लड़कियां एक्चुअली ऑफिसर बन रही हैं उनको कुछ और तरीके से अपना थोड़ा सा रूप जताना होता है, कि क्या आपने ऐसा कोई बायस फेस किया है? जर्नी की स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे ना इश्यूज हमारे पास, सोसाइटल इश्यूज हैं जिन्हें हमें कहना चाहिए। जैसे यूपीएससी जैसा एग्जाम है, उसकी लिए आप अटेम्प्ट ही ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और बहुत बड़ा तबका हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज में ऐसा है जो ये सोचता है कि ग्रेजुएशन हो गई तो अब तो बस लड़की की शादी का समय आ गया है ना। तो वो उसके बाद आपको 1-2 साल बड़ी मुश्किल से देते हैं कि चलो तुम्हें जो करना है करके देख लो एक बार, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बाकी जो करना हो शादी के बाद कर लेना। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब आप ग्रेजुएशन के बाद अटेम्प्ट करते हैं, फिर 2-3 साल 4 साल उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए और उसके अंदर भी कोई सक्सेस श्योर नहीं होती। तो वो वाला जो पीरियड है वो बड़ा वल्नरेबल पीरियड है गर्ल्स के लिए खास करके। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, 2 साल तैयारी करी, इतने में पेरेंट्स को कोई अच्छा लड़का मिल गया तो उन्होंने शादी कर दी। तो वो जो प्रिपरेशन है वो बीच में रह जाती है। एक बहुत बड़ा कारण ये है लड़कियों का इन सर्विसेज में नहीं आ पाने का कारण। दूसरा डेफिनेटली जो गाइडेंस है और जो कुछ जैसे कहना चाहिए इमोशनल पोजीशंस हमारी सोसाइटी की ऐसी हैं, जैसे लड़कियों को हमेशा बड़ी इमोशनल एक टेम्परामेंट रहता है। तो वो लड़कियां हमेशा पहले ये फिक्र करेंगी कि मेरे पापा ये फीस कैसे देंगे, है ना, वो ये ऐसा कैसे करेंगे। और बहुत बार पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई लड़की है, हम इसे दिल्ली पढ़ने नहीं, अकेले कैसे भेज दें, है ना, वहाँ पे हॉस्टल में कैसे रहेगी, पीजी में कैसे रहेगी, कौन देखेगा, कहाँ। तो जो बाहर का बच्चा है, जो जैसे जो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये मेन सिटीज में नहीं है, वहां से लड़कियों का मेन सेंटर्स पे आ पाना, वहाँ पे गाइडेंस के लिए, पढ़ने के लिए आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो उनको पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप घर पे पढ़ाई कर लो, घर पे हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, ये कमरा है, लो कमरा बंद करके पढ़ लो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो माहौल है वो मिसिंग रहता है। माहौल बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव जिसे कहना चाहिए ना एनवायरनमेंट, वो बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल से लेके सोशल, इमोशनल, ये सारी चीजें हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं जो ये रेशो है इन क्लियरिंग दिस एग्जाम्स, नॉट जस्ट वन एग्जाम बट एवरी एग्जाम। और यही चीज आप देखें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में भी नहीं एंटर कर पाती हैं, है ना। उनको हमेशा कहा जाता है सिक्योरिटी की तरफ जाओ, सिक्योर जॉब है उसकी तरफ जाओ, क्यों तुम बिजनेस रिस्क लेना चाहती हो।
तो वो सब यही कारणों के कारण डिफरेंस इन रेशियोज हैं। बट आपके साथ भी पर्सनली ये कई इश्यूज रहे होंगे, बिकॉज आपने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो वो जर्नी काफी लंबी रही है टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम। तो ऐसा क्या था अबाउट योर फैमिली एंड देयर सपोर्ट जिसने आपको मतलब जुटे रखा कि नहीं नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगी? जैसे फॉर्मेट है ना, जिद ही सही। या तो थोड़ी जिद तो हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। अब जिद को हम लोगों ने बहुत नेगेटिव कोनोटेशन में ले लिया है, क्योंकि हम उसको हमेशा रेबल के तरीके से देखते हैं। लेकिन जिद का मतलब है स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस। स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही है और मुझे इसके पीछे रीजन सही है, तो अपनी बात पे टिके रहना। तो जब अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, और अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं शादी कर लो, तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि देखिए शादी करने के बाद क्या होगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो उसके बाद शादी के बाद भी आप मेरी फिक्र करते रहेंगे, उसके बाद भी आप यही सोचते रहेंगे पता नहीं वहां पे कैसी है कैसी नहीं है। और कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, अगर बाय एनी चांस आपको सही लड़का, सही घर, सही लोग ना मिले, तो उस सिचुएशन के अंदर ये चीज तो सर्टेन नहीं करी जा सकती ना। तो अब उस सिचुएशन के अंदर अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मेरे से ज्यादा आप परेशान होंगे। तो वो बात जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, वो खुद ही, मतलब हो सकता है शुरुआत में वो रिलेटिव्स के, सोसाइटी के दबाव में ये चाह रहे हो कि आपकी शादी कर दी जाए तुरंत, लेकिन जब वो इस आर्ग्यूमेंट को, इस बात को समझेंगे, तो वो खुद ही कहेंगे हाँ नहीं ठीक है, तुम 2 साल और ले लो, पढ़ लो, लेकिन बन जाओ। तो वो एक कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं तैयारी की जर्नी? ऑसम, गुड टू नो। बट अब ऑफ कोर्स जो तैयारी के चैलेंजेस होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हमारा फोकस यही रहता है कि एग्जाम क्लियर करो, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करो, और उसके बारे में बहुत कंटेंट मिलता है इंटरनेट पे जो हम बार बार वीडियोस देख के सीखते हैं। बट बहुत कम कंटेंट मिलता है कि जब आप एक्चुअली एक अफसर बन जाते हो तो उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आपकी ये जर्नी में जब आप एक्चुअली आपने एग्जाम क्लियर किया और आपकी पहली पोस्टिंग हुई, तो ऐसा कौन सी चीज थी जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो आपके साथ हुआ, या एक चैलेंज जो आपके सामने आया? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और ये ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल ऑफिसर्स के साथ आते हैं, मेल्स के साथ भी आते हैं। फीमेल्स के साथ थोड़े अलग तरीके से आते हैं। जैसे जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो जो मुझे असिस्टेंट्स एंड स्टाफ मिले थे, दे वर ऑल मेल्स and above 50 years. Okay. And I was 26 at that time. तो जब हम वहाँ जाते हैं तो मुझे याद है कि वहाँ पे जो 2-3 स्टाफ थे, उन्होंने सबसे पहले जाते ही मुझे कहा, बेटा आप चिंता मत करना, हम सब देख लेंगे, हम सब देख लेंगे, आप आराम से बैठो। तो वो जो एक चीज है ना, क्योंकि रियलिटी इज कि उनकी डॉटर्स मेरे जितनी हैं, है ना, उनकी डॉटर्स हो सकता है मुझसे बड़ी भी हों, तो वो उस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस के सेटिंग में जा रहे हैं, तो आप एक लड़की बेटी नहीं है ना, आप उस वक्त पे एक ऑफिसर के रोल में हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है और आप मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं। इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड, है ना। तो वो चीजें एस्टैब्लिश करने में वही थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू बी फर्म। आपको ये बात को एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि भाई देखो यहाँ पे आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो वो वाला जो स्ट्रगल होता है थोड़े समय का, और वो उसको करना भी पोलाइटली है ना। यू कैन नॉट बी, बिकॉज दैट पर्सन इज मच मोर एक्सपीरियंस देन यू। आप तो अभी आए हो, आपको कैसे पता है क्या फाइलों में है, ऑफिस में कैसे काम होता है। एक्चुअली में सिखाएंगे वही आपको, लेकिन फिर भी आपको एक अथॉरिटी मेंटेन करके रखनी है। तो वो जो चैलेंज है वो सीखना पड़ता है। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि द लेस यू विल फील दैट यू आर अ गर्ल, द मोर यू विल एक्सेल। प्रॉब्लम इज कि हम अपने जेंडर को ही अपनी बहुत बड़ी कमी बना लेते हैं। जैसे कि अगर ऑफिस के अंदर मेरे बाकी कलीग्स अगर 9 बजे तक रुक रहे हैं ना, तो और मैं कहूँ नहीं मैं तो गर्ल हूँ और मैं तो 6 बजे जा सकती हूँ, और आपके एक्चुअली बॉस भी बोलेंगे कि नहीं गर्ल्स को आप भेज दो 6 बजे और जो लड़के हैं वो रुक जाएंगे। वो आपकी एक सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं इसमें आपका जेंडर आपकी एक लिमिटेशन बन रहा है, और उस लिमिटेशन को आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई स्टे बाय बाय 9 o'clock, नो इश्यूज। आप जब उनकी टक्कर पे काम करेंगे तभी तो आप टक्कर की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एक्सपेक्ट करेंगे। मेरा एक बहुत ही फर्म मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पावर अथॉरिटी उतनी ही दे दो, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको ट्रांसफर कर दो। एब्सोल्युटली। एंड इसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए, जब भी हम लोग एस्पिरेंट से बात करते हैं, एक रीजन जो होता है अफसर बनने का, वो होता है कि हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं। और स्पेशली जब गर्ल्स ये आंसर देती हैं तो वो बोलती हैं हम लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम एजुकेशन में लिटरेसी की तरफ आगे काम करना चाहते हैं हमारे स्टेट में। तो ये थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि ये थोड़ा आइडियलिस्टिक विजन भी है, बिकॉज हर एस्पिरेंट बोलता है कि हमारे पास एक अथॉरिटी होगी कुछ ना कुछ चेंज लाने में। बट क्या ये एक्चुअली ट्रांसलेट करता है इनटू रियलिटी जब आप अपनी जॉब में रहते हैं? तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सके कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चेंज जो आप एक्चुअली ला सकते हैं व्हेन यू आर पोस्टेड एज एन ऑफिसर। आई विल टेक इट इन अ ब्रॉड सेंस। आप एक लड़की अगर एक ऑफिसर बनती है तो उसके ऑफिसर बनने से ही समाज में बहुत चेंज आ जाता है। अभी वो ऑफिसर बनने के बाद क्या चेंज लाएगी वो अलग बात है, लेकिन वो ऑफिसर बन गई है, इसी से समाज में बहुत चेंज आ जाता है। क्योंकि घर में बाकी आसपास रिश्तेदारों को पता चल जाता है, अरे शर्मा जी की बेटी, मिस्टर जैन की बेटी ऑफिसर बन गई है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि अरे तो मेरी गुड़िया क्यों नहीं बन सकती, इसको भी पढ़ने भेजो। अच्छा वो वहां गई थी पढ़ने के लिए, इसको भी भेजो। तो अचानक से पूरा जो परिवार जो इस दिशा में सोच ही नहीं रहा था, जो अभी तक ये सोच रहा था कि देखो उसकी शादी कितने बढ़िया घर में हो गई तो हमारी गुड़िया की भी शादी वहां करती है, अचानक से पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। और अब वो जो गर्ल ऑफिसर है वो जहां जहां जा रही है वो उतनी जगहों पर अपने आप को, वो एक ऑफिसर नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे वुमेन की पॉपुलेशन के लिए कि देखो एक लड़की भी ऑफिसर होती है ना। जब वो उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर, उसकी मैनरिज्म को देख रहे हैं, जब वो उसके एक डेमिन्योर को देख रहे हैं लोग, तो वो उससे इंस्पायर हो रहे हैं। तो लेडीज को हर दीज सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी जहाँ पर भी है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, यूपीएससी एग्जाम्स है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है, इन सब पोजीशंस पे आना ही अपने आप में इंस्पिरेशनल है। और डेफिनेटली जो बदलाव है वो तो जितना समय के साथ ही आता है, वो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। इन द सेंस अब आपके पास जो रोल इसने सरकार ने आपको दिया है, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, आप वहीं पे उतना ही चेंज ला सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर बहुत इंस्पिरेशनल तरीके से एक कैंडिडेट आ रहा है, मतलब इंस्पायर्ड होके आ रहा है, मतलब उसके मन में है कि मैं कुछ चेंज लाना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए, तो वो लाएगी। आजकल जब भी हम कुछ इंटरनेट पे भी देखते हैं ना, जो लड़कियां हैं वो बोल रही हैं अगेंस्ट पैनल्स, जो ऑल मेल पैनल्स होते हैं। एंड अब क्या हुआ है कि अब क्या लड़कियों को डालना शुरू कर दिया है डाइवर्सिटी वाले पैनल्स पे। तो सिर्फ विमेन सेंट्रिक जो कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की है, अगर से इवन यूपीएससी के रिलेटेड है, तो आप सिर्फ लड़कियों का पैनल देखना शुरू करोगे। बट यही हम भी ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तो पर्पस ही डिफीट हो गया ना। द गोल इज कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन में बात कराओ, ये नहीं कि ऑल फीमेल ऑल मेल, बिकॉज एक्सक्लूड कर दो। बिल्कुल नहीं। और मैंने आपको बताया ना, जितना जल्दी एक लड़की अपने उस जेंडर्स को अपनी लिमिटेशन नहीं बनाएगी, उतना जल्दी वो इक्वालिटी पे बात कर सकती है। प्रॉब्लम वहीं पर है जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बिना मेरिट के हमें वहां बैठा दिया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे है, सिर्फ इसलिए हमें स्टेज पे नहीं बैठना क्योंकि हम गर्ल हैं, हमें इसलिए वहां पे बैठना बिकॉज वी होल्ड द इक्वल मेरिट। तो वो मेरिट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो जो लव लाइफ होती है वो एक डिस्ट्रैक्शन बन के रह जाती है, एंड ये टाइम नहीं है एक्चुअली रिलेशनशिप्स बनाने का या उसके बारे में सोचने का। बट आपकी जर्नी थोड़ी अलग रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं और आप साथ में प्रिपेयर भी करते थे, राइट? हाँ, हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए साथ में प्रिपेयर किया है। और वो रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, और क्या वो डिस्ट्रैक्शन बनी कि क्या वो एक्चुअली सपोर्ट बन के रहा आपके लिए? अगर आपके सही फ्रेंड्स हो और सही लाइफ पार्टनर हो
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। एंड दिस आई एम अ लिविंग एग्जांपल। मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे बिना कोचिंग के भी, बिना किसी सपोर्ट के भी, उन्होंने मेरी मदद करके मेरे को एग्जाम की लिए राइट गाइडेंस दी। एंड माय हस्बैंड हेल्प मी थ्रू आउट माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना। उन्होंने एक एक आंसर मुझसे सुना और करेक्शंस में मेरी मदद करी। तो ये बहुत जरूरी सपोर्ट सिस्टम है हमारी लाइफ का। और इन द सेंस कि तैयारी के दौरान वेदर वी शुड एंटर सच काइंड ऑफ relationships or not, me and my husband were friends till the time we were preparing. We were very good friends. Yeah. And it is only after when we entered the training, after getting selected and into the training, that we actually thought about marrying each other, and we married. So it is like जब तक आप कहीं पे पहुंच ना जाएं तब तक try not to have maybe having that kind of relationship. More, it should be more oriented towards supporting each other for your goal, common objective. So you can have very good friends, Yeah. and later on of course you can decide who to marry. Yeah, no, absolutely. अब हम open करेंगे for the audience that's there, तो एक एक करके हम लोग अपने questions ले सकते हैं। तो जो भी पहले बोलना चाहेगा। हाय मैम, दिस इज सुगंधा। सो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के 3 चरण है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो कोई भी बच्चा जब पहली बार देने के लिए बैठता है तो दिमाग में होता है प्री निकालना है, बस प्री निकालना है। बट हम बहुत सारे ऐसे गाइडेंस देखते हैं, बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि तुम प्री की चिंता मत करो, मेंस पे टारगेट करो, मेंस की प्रिपरेशन करो, प्री अपने आप निकल जाएगा। लेकिन हम जब देखते हैं तो प्री का ही सबसे फेलियर रेट ज़्यादा है। सो ऐसा क्यों? और फिर हमें क्या सबसे पहले प्री की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए या एक्चुअली मेंस के साथ करनी चाहिए? प्रीलिम्स और मेंस की जो बेसिक तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा अलग इसलिए नहीं है क्योंकि वही आपको हिस्ट्री पढ़नी है, वही ज्योग्राफी पढ़नी है, वही एनवायरनमेंट पढ़ना है। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स मेंस में ज़्यादा हैं, वो अलग से हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बेसिक तैयारी दोनों की लगभग एक जैसी है, पर दोनों का ओरिएंटेशन बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो मेरा, जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ सुगंधा, कि जब मैंने तैयारी करी तो मेरा बड़ा रैंडम और हैफेजार्ड सी मेरी तैयारी थी। मैं आई इंटर्नशिप करके और वही 2-2.5 महीने का जो मेरे पास समय था उसी के अंदर मैंने सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करी और प्रीलिम्स दिया, हो गया। लेकिन मेरा मेंस तैयार ही नहीं था। अब मेरे को मेंस के सब्जेक्ट्स तैयार नहीं थे, मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था। उस वक्त 2 ऑप्शनल्स आते थे, तो ऐसे ही रैंडमली किसी ने बोला पबैड ले लो, एक ने कहा संस्कृत ऑप्शनल ले लो, तो ले लिए, लेकिन नहीं क्लियर हुआ मेंस। अल्टीमेटली मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। इस बात की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि वो एग्जाम ही अपने आप में क्लियर ना हो। तो डेफिनेटली हम लोगों को मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। और जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो अब वो टाइम है जब हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी करनी चाहिए, अब फोकस्ड, क्योंकि प्रीलिम्स अपने आप में बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। यहाँ से बहुत सारे बच्चे स्क्रीन हो जाएंगे, तो उसकी डेडिकेटेड तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो इट इज लाइक इफ यू गो बाय द राइट साइकिल, सो फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस विद ऑप्शनल, एंड देन अलोंग उसकी वाली जो नॉलेज को यूज करते हुए फोकस्ड टाइम शुड बी गिवन फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू। हेलो मैम, दिस साइड मेघना। मैम मेरा एक सवाल ये है कि मैम एक ऑफिसर होता है, एक लीडर होता है, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। ऑफिसर्स कम बाय डेजिग्नेशन बट लीडर्स कम बाय थ्रू हर या हिज एक्शन। तो मैम जो बेस्ट लीडर होता है ना, उसकी क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमको कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं? मतलब हम अभी लर्निंग फेज में हैं, तो हम ऐसी क्या चीज़ें अभी फॉलो करें ताकि वो कोर क्वालिटी हम में डेवलप हो जाए? A very pertinent question. सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन। ऐसे बहुत सारे लीडर्स होंगे जो आपके आसपास होंगे, जिसके अंदर आप लीडरशिप स्किल्स देखते होंगे। तो आप सबसे पहले उनकी लीडरशिप स्किल्स देखिए कि भाई ये व्यक्ति कैसे लीडरशिप कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं जिसके कारण से बाकी लोग अपने आप से इन्हें लीडर मान रहे हैं। देन यू कैन ऑल्सो रीड बुक्स जो अच्छे अच्छे लीडर्स ने लिखी हैं, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर किए हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये सब तो हो गया कंटेंट पार्ट, लेकिन ये सब तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो हम सबको पता है कि एक लीडर को अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, है ना, उसका अगर उनसे गलती हो जाए तो खुद ओन अप करना चाहिए और अपनी अचीवमेंट्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए। ये सब तो है जो हम सबको पता है, लेकिन पता होने में और उसको एटीट्यूड में आने में, रिफ्लेक्ट होने में दोनों अंतर है।
तो जब आपको पता चल जाए, पहले तो पता होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप उसे अप्लाई करना स्टार्ट करें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। जैसे ऐसे जब भी आपको मौका मिले जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की, किसी टीम की हेल्प कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द क्रेडिट, है ना, विदाउट टेकिंग दैट वर्ड कि देख मैंने तेरी मदद करी, है ना। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो धीरे धीरे आपके एटीट्यूड में आता चला जाएगा, और आपका एटीट्यूड सामने वाले भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। वो अपने आप से वो लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं आपकी। वो अगली बार आपके पास आएंगे तो हो सकता है वो 2 बार मदद मांगने आए, तीसरी बार वो खुद ही मानेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छी है यार, ये तो हर बार मदद करती है। दिस इज व्हाट अ लीडर इज ऑल अबाउट। Yes, ma'am. I have second question, ma'am. Because we are all a defense aspirant and UPSC aspirant at the scenario. तो मैम एक टाइम होता है कि हम बैक टू बैक एग्ज़ाम देते हैं, उस सर्टन टाइम में हम क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारी फैमिली की भी होप लूज़ होती है। और एज ए रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एज अ गुड लीडर बनने के लिए क्या करें, तो सेल्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमको एनालाइज होती है। तो मैम एक एज ए रिस्पॉन्सिबल होते हुए हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बनता है, और वो चीज़ हम में खुद से आती है। तो उस टाइम मैम क्या करें? बिल्कुल फोकस होके कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, पार्ट टाइम या एज अ जॉब भी स्टार्ट करें, क्योंकि जॉब करेंगे तो सीखेंगे ही, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करनी होती है। तो उस प्रेशर को कैसे बैलेंस करें? और ये जॉब करना सही है या कंटिन्यू बस एकदम करना ही है, बस सब कुछ छोड़ दो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ छोड़ने की। हर तरीके से व्यक्ति क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम। ऐसे बच्चे भी क्लियर करते हैं जो रूरल एरिया से हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी क्लियर कर रहे हैं जो बड़ी हाई फाई स्कूल से पढ़े हैं, बड़ी एकेडमिक, है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके वो भी क्लियर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी क्लियर कर रहे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं करी, और ऐसे भी करते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट सपोर्ट लिया, कोचिंग करी। तो यानी कि कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो जॉब के साथ क्लियर करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 साल 5 साल लगातार लग कर भी क्लियर करते हैं। तो ये सेट फॉर्मूला बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। इस एग्जाम ने कोई सेट फॉर्मूला नहीं बनाया। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। अगर हमारी घर की सिचुएशन हमें अलाउ करती है कि हम डेडिकेटेडली सपोर्ट लेते हुए तैयारी करें, करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन अलाउ नहीं करती, हमें अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, देन वी शुड जस्ट ट्वीक आवर प्लान। इसमें क्या है, जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब्स कर लो, ऐसी जॉब्स ले लो जो कि आपकी एग्जाम में मदद करती हूँ। जैसे कि एक जॉब होती है कंटेंट क्रिएटर, है ना। तो कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं, वो अब आप किसी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट से जो भी वहाँ पे पढ़ाते हैं उनके साथ आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएं। अब कंटेंट क्रिएटर का काम क्या है, या तो वो प्रिलिम्स के क्वेश्चंस बनाएंगे या नोट्स लिखेंगे, ये आपकी तैयारी के साथ अलाइंड है, सीधा सीधा अलाइंड है। तो आप तैयारी भी कर रहे हैं और उस चीज के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी वाली जो ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमें ढूंढना होगा कि हमारे दोनों चीजें साथ साथ चल सकें, तैयारी भी हो सके और साथ में हम अपना एग्जाम भी दे सकें। और इस मिथ में बिल्कुल मत रहिए कि सिर्फ उनका होता है जो फोकस्ड कमरे में बंद होके 20 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों का भी होता है जो कि 8 घंटे की 9 घंटे की डेडिकेटेड फोकस्ड पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इंसान चाहिए यूपीएससी को भी। एक और चीज जो इसमें है वो होता है कि गिल्ट, कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, अब जैसे उन्होंने बोला राइट कि घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, बट शायद घर के फाइनेंसेस भी सपोर्ट कर सकते हैं तैयारी को, बट हम लोग गिल्ट में ही रह जाते हैं कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए था बट हम नहीं कर पा रहे। तो वो फिर गिल्ट वो काफी मतलब बढ़ते जाता है विद स्टेजेस एंड टाइम, राइट। तो उस गिल्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके कोशिश यही करनी चाहिए। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कमाना बहुत लेट स्टार्ट किया। मतलब वैसे मैंने तैयारी के दौरान स्टार्ट कर दिया था। तैयारी के दौरान जो वही जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, मैंने कॉपीज चेक करी, मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाए, तो मैं तैयारी कर रही थी। उस दौरान भी मैंने ये सब काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। जब तक अर्न नहीं कर रहे होते तब तक स्ट्रेस ज्यादा होता है
और काम कम होता है ना। वो डे ड्रीमिंग में ही हम लोग चलते रहते हैं, वो भी नेगेटिव डे ड्रीमिंग। बताओ अभी तक तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी, कब से मम्मी पापा के ऊपर हम लोग बोझ बने हुए हैं, पापा कैसे करेंगे, मम्मी कैसे करेंगी। मैंने बताया ना कि गर्ल्स ज्यादा इमोशनल भी होती हैं, वो ज्यादा सोचती भी हैं, तो वो जो सोचने का, अब आपका मेंटल स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गया ना। अब उस मेंटल स्पेस को अगर आपने ऑक्यूपाई कर लिया तो आप उसे परफॉर्मेंस में नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, उसे पढ़ने में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड योर रैशनैलिटी। जहाँ रैशनैलिटी को यूज करना है वहाँ रैशनैलिटी को यूज करना है, काम के अंदर, तैयारी के दौरान। घर वालों के साथ रैशनैलिटी यूज नहीं करनी, और घर पे क्या करनी है, अपने इमोशंस को यूज करना है ना, इमोशंस के साथ चीजों से डील करना है। तो उसके दोनों के बीच के बैलेंस को बना के रखना है, क्योंकि ये बैलेंस ही है, जहाँ ये बैलेंस बिगड़ता है ना तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो कमाना स्टार्ट कर दो, चाहे छोटा सा कमाना स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी, जितना मतलब। और अपॉर्चुनिटीज अब तो ऐसी हैं कि आप कंप्यूटर से, फोन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो तैयारी करो, साथ में थोड़ा कर भी लो, अपना खर्चा तो निकाल लो। मैम माई सेल्फ सीमा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम हम जब प्रिपरेशन करती है और 1-2 अटेम्प्ट देते हैं और क्लियर नहीं होता है, तो मैम नेगेटिविटी आने लगती है हमारे अंदर, तो मैम उसको कंट्रोल कैसे करें? वो भी साइकिल का पार्ट है, नेगेटिविटी आती है, मैम ऐसा स्ट्रेस लगता है होता कि है। मीन्स होगा नहीं होगा तुमसे, पता नहीं क्या। चांस तो है ही, तो दोनों चांसेस को अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना। चांस तो है ही। और मेरे तो हिसाब से अगर हम देखें तो हम सुबह उठना भी हमारा एक चांस ही है। अगर आपका मन है देने का, यू रियली वांट टू डू इट, देन ठीक है, रिस्क लेना चाहिए। करना है तो कोशिश करो। Ma'am, this side is Pushpa Cover. My question is, ma'am, what is the right process of self-analyze? This is very important. How to analyze your own self. Yes, ma'am. Ma'am, actually, sometimes we take this decision from parents also, friends also, teachers also. But every time our strength and weakness is different. Then how we can maintain and how we can self-analyze to ourselves? Yes, I am doing in this way, in right way or wrong way. बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता शुरुआत में। एवरी एनालिसिस अ हाइंडसाइट एनालिसिस। जैसे एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो लोग बोलने लगते हैं ना कि हमें तो पहले से ही पता था, इसका होगा ही होगा। इसका तो होना ही था, मैंने देखा है, इसने तो 12-12 बजे तक पढ़ाई करी है ना। और किसी ने बहुत मेहनत करी हो लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अंत में बोलते थे इसका होना ही नहीं था, ऐਵੇਂ मेहनत करके समय बर्बाद किया। हाँ कुछ भी निकल जाएगा, है ना। तो एनालिसिस जनरली उस टाइप का जो सोसाइटी करती है वो हाइंडसाइट में करती है, लेकिन हमारा एनालिसिस रियल टाइम में चलना चाहिए खुद के लिए, कि आपको अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स रियल में पता होनी चाहिए कि देखिए ये काम मैं अच्छा करती हूँ, ये काम मैं बुरा करती हूँ। जब तक आपको वो पता नहीं होगा आप अपने आप को करेक्ट या इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकदम ऑनेस्टी अपने साथ, है ना। और वो ऑनेस्टी अपने आप में लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगोगे ना तो आपको या तो अंडर कॉन्फिडेंस होने लगेगा या फिर आप उस कहते हैं एक्सक्यूजेस देने लगोगे कि नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करती। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आलसी हो तो वो अपने आलस का हमेशा एक एक्सक्यूज देगा कि यार मैं आलसी नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेड बैक हूँ, है ना। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हम खुद ही बनाते हैं। साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि वो सब हम खुद ही बनाते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस इज ऑल अबाउट हैविंग दैट ऑनेस्टी विद योरसेल्फ कि क्या मैंने अपना 100% इस एग्जाम को दिया, क्या मैं 100% अपने रिलेशनशिप्स को दिया। वट एवर, वो हाफ हार्टेड काम मत करो लाइफ में, हाफ बेक्ड मत करो। तैयारी कर भी रहे हैं लेकिन नहीं भी कर रहे, है ना। रिलेशनशिप में है भी लेकिन श्योर नहीं है, तो वो जो हाफ बेक्ड है ना वही सारी कंफ्यूजन और परेशानी की जड़ है। फुल हार्टेड तैयारी कर रहे हैं, फुल हार्टेड 2 साल करो चाहे, है ना। उसके बाद आपको लगे कि नहीं हो रहा, हट जाओ, फिर पूरा हट जाओ, फिर उसको अपने साथ बांध के मत रखो। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, ma'am. This is Akansha.
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री कर चुके थे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले, आप मेडिकल डॉक्टर भी हैं। हम कई साल लगाते हैं, उस प्रोफेशनल डिग्री के एंट्रेंस के लिए भी हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट जॉब ओपन फॉर अस, एंड लेट्स से हम एबल भी हैं कि हम वो जॉब कर सकते हैं। क्या बेसिस ऑफ डिसीजन होता है कि हम उस प्रोफेशन को ऑल टुगेदर छोड़कर हम एक नए फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट होना चाहते हैं? यू वांट टू डू समथिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो मतलब मैं बच्चों से हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स मेरे पास आते हैं, कि आप विजुअलाइज करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना। बिफोर एंटरिंग यू शुड विजुअलाइज क्या आपको वो लाइफ चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यू गो एंड मीट अ डॉक्टर, आप उसकी लाइफ देखो कि उसका लाइफ क्या है, वो सुबह कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका बाकी सारी डिटेल्स है लाइफ की। तो और अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो किसी सिविल सर्वेंट से मिलके जाके एक बार देख लीजिए कि उनकी लाइफ कैसी है, इफ दे आर हैप्पी, इफ दे आर नॉट, व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो एक बार आप जब वो लाइफ देख लेते हैं तो अगर आपको वो विजुअलाइजेशन आता है कि हाँ ये ठीक है, ये वाली लाइफ ठीक है, बाहर से नहीं, देख के, क्योंकि बाहर से तो सब बहुत अच्छी बातें बताते हैं देख के अगर आपको लगता है आप करना चाहते हैं तो देन यू डिसाइड। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जीवन में ना 3-4 जंप लगा लेने चाहिए। हेलो मैम, मेरा नाम सौम्या है। जैसे कि यूपीएससी पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, जैसे क्लास टीचर कहती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि 90% आने चाहिए तभी आगे कुछ बनोगे। लेकिन फिर हम मार्क्स के पीछे भागते भागते अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भूल जाते हैं। तो हम इस कंडीशन को कैसे ब्रेक करें? ऐसे ही सवाल पूछ के क्योंकि देखो मार्क्स वही मतलब मार्क्स आर नेवर अ क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन्स कॉम्पिटेंस। मार्क्स तो रट के भी आ जाते हैं, है ना, लेकिन जो नॉलेज है, जो लर्निंग्स हैं, वो रट के नहीं आती। इसीलिए तो आप देखिए कि इतने सारे स्कूल्स में, मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल लेती हूँ, स्कूल्स में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और सारे बच्चे पढ़ते हैं, और टॉपर्स तो जरूर, मतलब हम ये मानते हैं ना कि उनके मार्क्स अच्छे आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी होगी। लेकिन जब वही लोग दोबारा से यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं तो फिर से एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? मतलब द रीजन इज कि तब एनसीईआरटी सिर्फ रटवाई गई, पढ़ाई नहीं गई। यही कारण है कि वो एनसीईआरटी के लिए भी अलग से बच्चों को पूरा स्ट्रेस देना पड़ता है कि नहीं नहीं एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान है, दिमाग खोलने के ऊपर ध्यान नहीं है। जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी हमेशा ये बात करती हूँ कि ये दिमाग खोलने पे ध्यान दो, और दिमाग किसी भी चीज़ से खुल सकता है। वो किताबों से खुल सकता है, डॉक्यूमेंट्री से खुल सकता है, साइंस फिक्शन से खुल सकता है, मतलब जो अल्टरनेट रीडिंग है उन सब चीज़ों से आपका दिमाग खुलता है। तो एक ही टाइप का कंटेंट, एक ही टाइप की किताबें, सिर्फ उस पर अपना फोकस ना रहें, थोड़ा एक्सपैंड करें अपने लर्निंग के होराइजन को। स्कूल में जो पढ़ाया गया ठीक है, लेकिन अब मार्क्स ठीक है, मेरे भी नहीं आए कभी 90%। योर सक्सेस एंड फेलियर्स विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स, है ना। जैसे अब लिखना है आंसर, मेंस आंसर राइटिंग के अंदर आपकी रिटन एबिलिटीज चेक हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ रटने वाली नहीं है। वो है कि आप क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं, उसकी टोन, उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे आप डिकोड करके आंसर लिख रहे हैं। सो इट्स मच मोर देन जस्ट मार्क्स। लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इफ आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड मुझे ये लगता है कि मेरे पास कुछ मीगर सेविंग है एंड आई एम सेल्फ डिपेंडेंट ऑल्सो, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, या फिर मुझे उन्हें सपोर्ट भी करना है फाइनेंशियली। तो एक डर होता है कि लेट्स से इफ आई स्टेप इनटू दिस एंड आई इन्वेस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव एंड व्हाट इफ इट डजंट वर्क। वो एक डर होता है कि फिर क्या होगा, आई विल नॉट इवन हैव मनी टू पे रेंट और फॉर फूड फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो उस डर से कैसे डील करें और कैसे नई चीज पे स्टेप इन करें? For this I will suggest start slow and small. So you are working, you are already earning a basic thing, so you start something which you can devote 2 or 3 hours a day maybe, as a self initiative. So let that happen, let that have you fix it, because when you start something it will always have too many glitches. कभी कुछ आपको लगेगा अरे ऐसा करना था, अभी ऐसा करना था। तो विदाउट सपोर्ट अगर आप जाएंगे तो डिमोटिवेशन के बहुत चांसेस हैं, और बहुत चांसेस हैं कि आपको ऐसा लगे कि यार ये क्यों मैंने ऐसा कर लिया, है ना। तो उससे बचने के लिए यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स। तो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी करना पड़ेगा,
थोड़ा अपना इनिशिएटिव जो कर रहे हैं उसके लिए भी आपको समय लगाना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, काम ज़्यादा रहेगा लेकिन बैकअप रेडी रहेगा उसके अंदर। एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान रेडी, है ना, क्योंकि अगर आप बैकअप प्लान के बिना कहीं जाते हैं ना तो स्ट्रेस, डर ज़्यादा होता है, तो वो बहुत रेडी होना ज़रूरी है। तो जैसे मैं भी अगर अब चेंज कर रही हूँ, इफ आई एम गोइंग इन एन एंटरप्रेन्योरशिप एरिया या फिर टीचिंग एरिया, देन आई स्टार्टेड इट अर्ली, है ना, मैंने उसको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करके देख लिया कि क्या मुझे पसंद आ रही है टीचिंग, क्या मेरी टीचिंग बच्चों को पसंद आ रही है ना, वो एक फैक्ट चेक हम लोगों ने कर लिया, एंड देन यू शुड एंटर समथिंग लाइक दिस। नहीं, थैंक यू सो मच मैम इतने सारे सवालों का परफेक्ट आंसर देने के लिए। आई थिंक जो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग इस कॉन्वर्सेशन से रही है वो ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को नहीं अटैच करना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक गोल और आउटकम के साथ। जैसे कि आप खुद, आपने इतने साल तैयारी करी, फिर आप एक अफसर बनी और अब आप छोड़ के एक टीचर बनने जा रही हैं, तो कैसे आपने इतना एफर्टलेसली स्विच कर लिया करियर। तो जो भी ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बस एक ही रिकमेंडेशन है कि ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम देने के बाद भी कुछ और करना चाहें अपने लाइफ के साथ, तो जो भी आपका पैशन है या जो भी आपकी कॉलिंग है आप उसकी तरफ जाइए और बस अपनी आइडेंटिटी ना अटैच कर दीजिए एक ऑफिसर बनने के साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही आई थिंक इट्स बिन द मोस्ट लर्निंग वीव हैड इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तो हो गया सिर्फ कंटेंट को पढ़ना, और दूसरा हो गया उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करना है। क्या करा, तो वो कहते हैं 5 साल यूपीएससी की तैयारी करी, तो कहते हैं अच्छा हम नहीं ले पाएंगे आपको। वो वीडियोस देख रहे हैं, अब वो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, अब वो न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि शायद ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मूव ऑन। ये जो मूव ऑन वाली जो चीज़ है ना, वी हैव टू टीच आवर यंगस्टर्स कि ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई ट्राई। फिर आपको सिर्फ जैसे ही आप मेंस वाले पड़ाव में एंटर करेंगे, आपको सिर्फ रिवीजन को कंटिन्यू रखना है और जीएस पे फोकस करना है, एंड आई थिंक दैट विल डू द ट्रिक।